Good evening. So, today we will be discussing the Hindu newspaper of 23rd October. First news is about Israel conflict that is going on. We do not need to go on the daily news that is coming from, just we need to do a basic understanding about what the war is. So, this is Israel. This is the map of Israel, where this point is the Gaza Strip from where Hamas terrorists are launching attack. While this area is known as Golan Heights, Israel is surrounded by nations such as Lebanon, Syria, Jordan, and Egypt. People from Hamas are believed to be Palestinians or from the Arab or Islamic religion, while Israel has a Jewish majority, so it also becomes a war of religion, a war for freedom and fight for religious zeal. So people from this Hamas region are constantly launching attacks over Israel in order to have rights for Palestinians, in order to have separate territory for Palestinians from Jews that are Israel. The other area of conflict is West Bank, which has a place called as Jerusalem. Jerusalem is a holy place. Holy place वो होती है जो धर्म के हिसाब से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह होती है, जहाँ पे यहाँ पे जेरूसलम में अरब रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोगों के रिलीजियस प्लेस हैं, ज्यूज का भी रिलीजियस प्लेस है और क्रिश्चियंस का भी रिलीजियस प्लेस है, इसलिए जेरूसलम भी एक कॉन्फ्लिक्ट का मुद्दा हमेशा बना रहता है। इस कॉन्फ्लिक्ट के बेसिक्स में बस इतना ही है, आगे की चीजें हम बाकी बाद में कवर करेंगे। सेकेंड न्यूज ये है दैट इंडिया सेंड्स रिलीफ गुड्स टू सिविलियन पॉपुलेशन इन इजराइल। सो इंडिया यहाँ पे डायरेक्टली किसी भी वॉरिंग साइड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, किसी भी साइड को वेपन्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है, बट इंडिया एक ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड कर रहा है, सिविलियन एड प्रोवाइड कर रहा है कि जहाँ पे जो इफेक्टेड लोग हैं, जो लोग मर रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ पे रिलीफ गुड्स में हमने क्या क्या भेजा है, हमने भेजे हैं मेडिसिन, सर्जिकल आइटम्स, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, टेरापाउलिन मतलब ऊपर ढकने के लिए टेंट्स या फिर प्लास्टिक शीट्स भेजनी है, सैनिटरी यूटिलिटीज एंड वाटर प्योरिफिकेशन टैबलेट्स हमने भेजी हुई हैं। अब ये जो पार्ट होता है, ये हमने ऐसी चीज़ें भेजना, ये हमारा पार्ट है इंडिया के गुडविल का। इंडिया ऐसी चीज़ें करके बाकी नेशंस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता है। एक वर्ल्ड में इंडिया को एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर बनाने के लिए एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट कदम है। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी मतलब कि जब देश में लड़ाई चल रही है, इंडिया के पास पावर है कि वो अपने तरफ से सहायता भेज सके, लोगों के हित में सोच सके, लड़ाई को ना सपोर्ट करके लोगों के हित के बारे में सोचे। एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ HADR। HADR एक कीवर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। क्या होता है ये? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड humanitarian assistance and disaster relief। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट। थर्ड न्यूज है हमारे पास, यूजिंग ऑफिशियल्स एज गवर्नमेंट प्रचारक इज रॉन्ग। तो यहाँ पे हमें पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना है, किस पार्टी ने किस पार्टी के लिए कहा है। बेसिक हमें ये चीज समझनी चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट होती है, उस जो हमारी पूरी स्टेट मशीनरी होती है, उसमें 3 पिलर्स होते हैं। उसमें हमारे पास थ्री पावर के वो होते हैं, जिसमें हम क्या क्या बात करते हैं, जिसमें हमारे पास एक हो जाएगा जुडिशियरी, एक होती है लेजिस्लेचर, एक होते हैं एग्जीक्यूटिव।
ठीक है। एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे पास गवर्नमेंट आती है। अब ये गवर्नमेंट जो होती है इसके अंदर होते हैं हमारे पास, एक होते हैं पॉलिटिशियन, एक होते हैं हमारे पास ऑफिसर। तो जो ऑफिसर होता है, ऑफिसर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो हर 5 साल में इलेक्ट होते हैं। जो ऑफिसर्स होते हैं वो परमानेंट रिक्रूट होते हैं या फिर अपनी मेरिट के बेस में रिक्रूट होते हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो ऑफिसर्स के ऊपर दबाव ना बनाए, ऑफिसर्स के ऊपर दबाव बना के उनसे काम ना कराए, बस ये चीजें बोली गई। एंड पॉलिटिशियंस ऑफिसर्स को गवर्नमेंट प्रचारक की तरह ना यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी स्टेट में या पूरे यूनियन में किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट पावर में है, तो वहां पे अगर गवर्नमेंट कोई काम करा रही है तो आप इसको ऐसा प्रचार नहीं कर सकते कि देखो इस पार्टी ने काम करा है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं एक कोई स्टेट है, स्टेट ए है, स्टेट ए में पार्टी 1 पावर में है, तो अगर गवर्नमेंट वहां पर रोड बना रही है तो ऑफिशियल्स ये नहीं कह सकते हैं कि ये रोड पार्टी 1 ने बनवाई है। ठीक है, तो आप ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट का प्रचारक की तरह यूज नहीं करो। बस ये बेसिक चीज है, और ये बेसिक आपका किसी भी गवर्नमेंट, उसका गवर्नमेंट गवर्नेंस का या कैसे आपकी एथिक्स में भी काम आएगा कि हमें कैसे चीजों को सेपरेट करके रखना है। फिर यहाँ पे एक और हमें चीज देखने को मिलती है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वियना कॉन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इट इज अबाउट वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ये कहता है कि जो दो देश होते हैं उनके बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब क्या, कि जो हमारे एम्बेसडर हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको कैसे ट्रीटमेंट करना है, या फिर वीजा की प्रोसीडिंग्स को कैसे लेके आना है, एम्बेसी खोलनी है, ऑफिसेस खोलने हैं, उन सब की जो बातें होती हैं वो इस ट्रीटी के अंदर कंक्लूड की जाती है। ये यूएन की बेस्ड ट्रीटी है ताकि बता सके कि नेशंस किस तरह से बातें करेंगे। इसमें बोला गया है जो कनाडा और इंडिया का जो विवाद चल रहा है, जिसमें ये हुआ था कि कनाडा में कुछ प्रो खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे, वहाँ के पॉलिटिशियंस ने, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो इंडिया को ऐसा लगा कि खालिस्तानी सेंटिमेंट को बहुत ज़्यादा इवोक करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया। एज ए रिजल्ट हमारे डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से खराब हो गए। इसी कंटेक्स्ट में कुछ स्टेटमेंट्स आए जहां पे ये वियना कन्वेंशन का जिक्र किया गया। वी डू नॉट नीड टू गो इन डिटेल कि क्या बोला किस साइड ने, बस हमें जानना है कि वियना कन्वेंशन किस चीज से रिलेट करता है। वियना कन्वेंशन रिलेट करता है डिप्लोमेटिक रिलेशन से। ये एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। सोल्जर पोस्टेड एट सियाचिन ग्लेशियर, एक अग्निवीर हैं जिनकी दुर्भाग्यवश मौत हो गई है। तो हम अग्निवीर के बारे में बात करते हैं। तो अग्निवीर एक टाइप की स्कीम गवर्नमेंट लेके आई थी जहाँ पे उनका मकसद ये था कि जो आर्मी के अंदर रिक्रूट होने वाले लोग हैं उनकी जो एवरेज एज है उसको हम कम कर पाएं, यंग टैलेंट को हम ज़्यादा प्रमोट करें। एज अ रिजल्ट अग्निवीर एक 4 ईयर की सर्विस के रूप में आया था, जहाँ पे आप 21 साल तक के बच्चों को, 21 साल तक के नौजवान को आप रिक्रूट करोगे 4 साल की सर्विस के लिए। यहाँ पर 4 साल की सर्विस के बाद आपके कुछ टेस्ट होंगे, कुछ असेसमेंट्स होंगे, जिसमें से सिर्फ 25% यानी कि उसमें से 1/4 लोगों को ही हम रखेंगे, बाकी लोगों को हम आगे किसी और प्रोफेशन में कंटिन्यू करने के लिए भेज देंगे। सिर्फ 1/4 लोगों को हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देंगे आर्मी के अंदर, आगे और रैंक्स में हम प्रमोट करेंगे। यहाँ पर आप 4 साल की जब नौकरी करोगे, उस नौकरी के बाद आपको कोई भी आर्मी की तरफ से फैमिली को पेंशन नहीं दी जाएगी, जबकि अगर आप वैसे किसी और तरीके से आर्मी के अंदर सर्व करते हैं तो आपकी फैमिली को पेंशन मिलती है, पर अग्निवीर में पेंशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक सेवा निधि फंड का भी जिक्र किया गया था, जहाँ पे सेवा निधि फंड का भी जिक्र किया गया था, जहाँ पे ये बोला गया था कि आप जो भी जितने भी साल आप 4 साल जब यहाँ पे सर्व करेंगे आर्मी में, तो गवर्नमेंट और आपकी सैलरी से कुछ कुछ पैसा इस फंड में जाएगा, जिस फंड को आप 4 साल के बाद अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने कोई बिजनेस खोलने के लिए या फिर अपने आगे की पढ़ाइयों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये न्यूज हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि एक अग्निवीर की दुर्भाग्यवश मौत हो गई है। अब इनकी फैमिली को क्या क्या मिलेगा, तो इनकी फैमिली को एक
48 लाख रुपीस का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस मिलेगा। 48 लाख रुपीस का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस मतलब इस इंश्योरेंस में फैमिली को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, पूरा का पूरा सरकार देगी। दूसरा, गवर्नमेंट 30% ऑफ द सैलरी जो है वो इनके सेवानिधि फंड में चली जाएगी, ठीक है। इनकी जो, वैसे अगर ये जिंदा रहते तो इनकी सारी की सारी सैलरी कंट्रीब्यूशन सेवानिधि फंड में जाता, पर अब 30% सेवानिधि फंड में कंट्रीब्यूशन जाएगा, जो 4 साल के बाद आप निकाल के फैमिली यूज कर सकती है, ठीक है। बेसिक चीज यही है बस। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर एक नॉर्मल ट्रेनी होते तो उनको फैमिली पेंशन मिलती, बट अग्निवीर में अगर आप मर भी जा रहे हो तब भी आपकी फैमिली को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। बस सिंपल से ये बात है। प्रीलिम्स के लिए हमें क्या ध्यान में रखनी है, प्रीलिम्स के लिए जो चीजें ध्यान में रखनी है वो ये दी हुई है यहाँ पे कि अग्निवीर के बेसिक्स क्या है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज हम आपके बाद है, पीपीएफ रिटर्न्स 41 बेसिस पॉइंट्स बिहाइंड द फॉर्मूला रेट्स। ये पीपीएफ क्या है, किस बारे में बात हो रही है, तो ये इकोनॉमी GS3 का टॉपिक है। पीपीएफ मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। प्रोविडेंट फंड एक ऐसा फंड होता है जहाँ पे आप अपना पैसा गवर्नमेंट की स्कीम में इन्वेस्ट करते हो फॉर अ लॉक इन पीरियड है, जो भी लॉक इन पीरियड है, 5 साल 10 साल 7 साल, जो भी लॉक इन पीरियड है उसके लिए आप रखते हो, उसमें आपको एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस आर डिपॉजिटेड एंड यू कैन अर्न इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो पैसा आपने जमा किया है गवर्नमेंट की स्कीम में, गवर्नमेंट इस पैसे को यूज कर सकती है मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर में, रोड्स बनाने के लिए, क्योंकि आपका पैसा 4 साल 7 साल जो भी साल है उसके लिए लॉक इन हो गया, तो गवर्नमेंट उस पीरियड में इस पैसे को यूटिलाइज कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज के बारे में बात हो जाएगी। न्यूज क्या कहती है, तो यहाँ पे हमने देखा है फॉर्मूला रेट्स क्या होते हैं। फॉर्मूला रेट्स ये होते हैं कि जब गवर्नमेंट के कुछ स्मॉल सेविंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिसको हम SSIs बोलते हैं, स्मॉल सेविंग इंस्टीट्यूशंस है, तो गवर्नमेंट एक फॉर्मूला डिटरमाइन करती है, उसके बेसिस पे सारे स्मॉल सेविंग इंस्टीट्यूशंस के रेट्स को डिसाइड किया जाता है कि इन इंस्टीट्यूशंस में कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। बट देखने में आया है कि जो हमारा पब्लिक प्रोविडेंट फंड है उसके रेट्स जो हैं फॉर्मूला रेट से 41 बेसिस पॉइंट्स कम है, ठीक है। बस ये चीज बेसिक है कि जो भी आपके SSIs के जो गवर्नमेंट फॉर्मूले से फिक्स करती है रेट्स, उसमें से पब्लिक प्रोविडेंट फंड के रेट्स 41 BPS कम है। आपको 41 या फिर इन डिजिट से काम नहीं रखना है, बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि क्या चीजें हैं, कैसे रेट्स डिटरमाइन होते हैं। ये बेसिस पॉइंट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि जब हम बहुत सारे पैसे के बारे में बात करें तो 1-1% भी लाखों करोड़ों में काउंट होता है, एज अ रिजल्ट हम 1% को भी ब्रेक कर देते हैं। तो यहाँ पे बेसिस पॉइंट मतलब 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल्स टू 1% है। 100 बेसिस पॉइंट जो है दैट इज इक्वल टू 1%। तो अगर हम बोल रहे हैं 41 बेसिस पॉइंट है, 41 बेसिस पॉइंट दैट मीन्स इज इक्वल्स टू 0.41%, सॉरी 0.41% है, ठीक है, दैट्स इट। अगली न्यूज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये बात हो रही है, एयर क्वालिटी वर्सन्स मे स्टे वेरी पुअर फॉर द नेक्स्ट 3 days। तो लेट्स कवर कि एयर क्वालिटी के बारे में क्या चीजें हमें बेसिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम AQI है, इसको हमारी CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड निकालता है। CPCB में हम 6 गैस, AQI में हम 6 गैसेस को कवर करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। इन 6 गैसेस के कॉन्सेंट्रेशंस कैसे हैं, जो डिटरमाइंड लेवल्स हैं, जो निर्धारित क्षमता है उससे कितना ज्यादा है कितना कम है, उसके बेसिस पे हम अपने एयर क्वालिटी इंडेक्स को, एयर क्वालिटी को 6 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सीवियर, वेरी पुअर, पुअर, मॉडरेटरी पॉल्यूटेड, सैटिस्फैक्टरी एंड गुड में 6 उसमें होता है, जिसमें सीवियर मतलब जब अगर बहुत AQI बहुत हाई है दैट मीन्स सीवियर है, और सबसे कम है दैट मीन्स गुड है। दिस टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम, और ये टॉपिक काफी बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, काफी सारे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें और क्या दिए हैं। इसमें ये भी बोला है एक बॉडी बनाई गई थी, दिल्ली का पोल्यूशन, दिल्ली पोल्यूशन का सेंटर हब है, इसीलिए दिल्ली के पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR, CAQM करके एक बॉडी बनाई गई थी,
जहां पे इसने बोला है कि इसने स्टेज 2 ऑफ ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लगाया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, एज अ रिजल्ट CAQM ने फेज 2 ऑफ GRAP ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लगाया। अब ये क्या चीज़ है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में इन्होंने ग्रेड्स बना रखे हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे करके। तो यहाँ पे आपका AQI जिस लेवल में फॉल करेगा उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली कुछ मेजर्स इम्प्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेज 1 में हो तो स्टेज 1 में वो कह देंगे आपको कि मान लो कि आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को कम कर देना है। स्टेज 2 में चले जाओगे तो कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, आप स्टबल बर्निंग नहीं, पराली को नहीं जला सकते हो। बहुत ज्यादा हो जाएगा स्टेज 3 में, शायद वो ऑड इवन वाला फॉर्मूला टाइप का ले आए, ठीक है। तो डिपेंडिंग जितना ज्यादा पोल्यूशन की लेवल्स बढ़ते जाएंगे उतने ज़्यादा ये इमरजेंसी मेजर्स अपने आप लग जाएंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्डर की ज़रूरत नहीं हो जाएगी, ये मेजर्स अपने आप इन फोर्स आ जाएंगे टू कंट्रोल द पोल्यूशन, ठीक। ओके, नेक्स्ट न्यूज इज बिजनेस बूमिंग अगेन। एफिगी मेकर्स, एफिगी क्या होता है? एफिगी मतलब पुतला, जो रावण का पुतला होता है, दशहरे का पुतला होता है, या फिर गणेश जी की मूर्तियां, ये सब चीज़ों के बारे में एफिगी मेकर्स बोलते हैं, ठीक है। फाइंड फेस्टिव चीयर आफ्टर 3 years लल। तो ये कह रहे हैं कि अब बिजनेस अच्छा हो रहा है फिर से, 3 साल की रुकावटों के बाद, 3 साल की मंदी, 3 साल के धीमे धंधे के बाद अब इनका बिजनेस जो है वो अच्छा ग्रो कर रहा है। 3 साल की बंदी क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर कोविड आ गया था, लॉकडाउन लग गया था, लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही थी, लोगों की जॉब्स जा रही थी। अब लोगों की जॉब्स जब जाएंगी तो कोई दशहरा मनाने के लिए महंगे महंगे पुतले नहीं खरीदेगा, वो घर में ही शायद टीवी देख के दशहरा मना लेंगे। तो अब जब चीजें सब सही हो रही हैं तो लोगों ने फेस्टिवल्स को भी उतनी ही धूमधाम से मनाना शुरू कर दिया। एज अ रिजल्ट पुतला बनाने वालों के भी बिजनेस अब बूम कर रहे हैं। पॉलिटिकल न्यूज़ेस हैं ये सारी, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन पे भी कट लगा है पॉलिटिकल न्यूज़ेस हैं, ये सब हम नहीं करेंगे। ये भी पॉलिटिकल न्यूज़ेस हैं। हम्म तो यहाँ पे तेज नाउ एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन। तो यहाँ पे हम साइक्लोन्स के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहली बात हम देख लेते हैं, यहाँ पे 2 साइक्लोन्स के बारे में बात हुई है। एक अरेबियन सी के ऊपर आ रहा है और एक हमारे पास बे ऑफ बंगाल के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात किया ये अरेबियन सी के ऊपर, इधर अरेबियन सी हमारा, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो अरेबियन सी का जो साइक्लोन है वो हमारे केरला के ऊपर आ रहा है, और जो बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन है वो हमारे आंध्र प्रदेश इधर कहीं पड़ता है उसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बनने के लिए। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वो हमारे उनके कंडीशंस होते हैं कि उनको लो प्रेशर चाहिए होता है बनने के लिए, उनके लिए हाई मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है। हाई मॉइस्चर मतलब कि वातावरण में बहुत सारी नमी होनी चाहिए, क्योंकि उसी मॉइस्चर से, उसी नमी से क्लाउड्स बनेंगे जाके। और बहुत गर्म टेम्परेचर होना, जब गर्म टेम्परेचर होगा तो वाष्पीकरण होगा, इवेपोरेशन होगा, वही जो समुद्र का पानी है, समुद्र का पानी ऊपर उठ के बादल बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे गर्मी बहुत है, ये पानी उठ रहा है, ये क्लाउड्स बना रहा है, ठीक है। जब क्लाउड्स बना रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बहुत सारी हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हीट रिलीज हो जाएगी, ठीक। इस हीट की वजह से क्या हो जाएगा कि लो प्रेशर जो है वो और इंटेंस बनेगा, ठीक है। लो प्रेशर और इंटेंस बनेंगे, एज ए रिजल्ट जो नया भाप उठेगी ना वो और ऊंची उठेगी, ठीक है, और ऊंची उठेगी, और ऊंची उठेगी, एज अ रिजल्ट और ऐसे खूब सारे बादल इकट्ठा होते जाएंगे, ठीक है। धीरे 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 करके बहुत सारे बादल इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होगा, जितना स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर होगा उतनी ऊंची हवा उठेगी, उतना दूर तक हवा उठेगी। एज अ रिजल्ट बहुत सारे क्लाउड्स धीरे 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 बनने लगेंगे। ऐसा रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ये हमारा एक ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सिस्टम बन जाएगा। क्या बनेगा? ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सिस्टम जब बनेगा तो यहाँ पे इसको थोड़ा क्लियर करके दिखाते हैं। जब यहाँ पे हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सिस्टम बनेगा तो यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे मूव करेगा, ये ऐसे पूरा गोल 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 ऐसे मूव करेगा।
तो ये एक swirling पैटर्न में मूव करेगा और ये धीरे 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 आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा आगे बढ़ेगा और यहाँ पे खूब सारा आतंक पहुंचाएगा, खूब सारा डिस्ट्रक्शंस करेगा। ठीक है, तो दैट इज व्हाट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर। फिर अनदर न्यूज इज सेंसिटिव इकोसिस्टम इन कावेरी बर्थ प्लेस क्राइज फॉर अटेंशन। तो यहाँ पर हमारी वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर सिंपल चीज ये बोल रही है कि यहाँ पर हमारी जो रेनफॉल है, ड्रॉट, केरला में ड्रॉट जैसी कंडीशंस आई हुई हैं। केरला में ड्रॉट जैसी कंडीशंस है, यहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है एज अ रिजल्ट। जो कावेरी का बर्थ प्लेस है, कावेरी का बर्थ प्लेस मतलब ये यहाँ पे एक्चुअली एक जगह है जिसको हम कोडागू डिस्ट्रिक्ट बात करते हैं, कोडागू डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में बात हो रही है। तो कोडागू डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी सूखा की जैसी स्थिति है वो बन रही है। अब जब जहां से एक रिवर शुरू हो रही है अगर वहीं पे सूखा पड़ेगा तो पूरी रिवर जो है वो भी ड्रॉट जैसी कंडीशंस को फेस करेगी। ठीक है, तो कोडागू डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा है कि 42% रेनफॉल हमारी कम रही है, जिसकी वजह से हमारे पास राइस की जो कल्टिवेशन है, पैडी की कल्टिवेशन है, जो कि रेन के ऊपर निर्भर रहती थी, वो भी काफी कम हो गई है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि ये जो राइस या पैडी की जो कल्टीवेशन है इसके कम होने के कुछ और कारण भी हैं, जैसे कि यहाँ पर लेबर का कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, लोग ज़्यादा वेजेस डिमांड कर रहे हैं, पहला चीज़। सेकेंड चीज़ क्या हो रही है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स बहुत ज़्यादा इको सेंसिटिव जोन में आता है, बहुत सारे यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल पार्क है, एज अ रिजल्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि मतलब आपने पैडी लगाया और हाथी आपके फील्ड में घुस गया और पूरी फसल नष्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्क का जिक्र हुआ है, नागरहोल नेशनल पार्क का भी यहाँ पे जिक्र हुआ है, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट में है। और नागरहोल जो नेशनल पार्क है यहाँ ये कौन सी स्टेट में, कर्नाटक में, केरला में नहीं, कर्नाटका में है। Additional point for prelims, it is also a tiger reserve. ठीक है, फिर और ये क्या बताते हैं, और क्या रीजन है कि पैडी कल्टीवेशन कम हो रही है। तो फोर्थ रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ऑफ लैंड है, कि लोग पैडी की जो फील्ड होते हैं उसको बेच के क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे रिजॉर्ट्स बना रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। एज अ रिजल्ट पूरा जो इकोसिस्टम है वो खराब सा हो रहा है। ठीक है, लेट्स मूव टू एडिटोरियल्स पार्ट। यहाँ पे हम बात करें द कोर्ट्स नो फंडामेंटल राइट टू मैरी इज रॉन्ग। तो यहाँ पर ये पर्सनल ओपिनियन है कि ये जो पूरा आर्टिकल है ये बैलेंस नहीं है, इसने जजमेंट के नेगेटिव साइड्स को तो बताया है पर पॉजिटिव साइड्स को नहीं बताया है। तो वी विल डिस्कस द नेगेटिव साइड्स जजमेंट के क्या है जो कि इस आर्टिकल में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे, एक यहाँ पे भी केस हुआ है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे इसका केस है सुप्रियो चक्रवर्ती केस, सुप्रियो चक्रवर्ती केस, that is 2023, that is about marriage of homosexual couples is wrong। ठीक है, तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस ये बेसिक टर्म्स LGBT एंड होमोसेक्सुअल हेट्रोसेक्सुअल क्या होते हैं। तो देखो, होमो मतलब एक जैसा, ठीक है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, अलग। ओके, सो हेट्रो मतलब क्या हो रहा है कि बिटवीन अ मैन एंड विमेन आप मैरिज कर सकते हो, तो ये हो जाएगी हेट्रोसेक्सुअल मैरिज। ठीक है, हेट्रोसेक्सुअल मतलब डिफरेंट सेक्स के दो लोग हैं वो आपस में शादी कर रहे हैं। अगर हम होमोसेक्सुअल मैरिज के बारे में बात करेंगे, दैट इज सेम सेक्स मैरिज भी हम इसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन अ मैन एंड अ मैन और बिटवीन अ वुमन और अ वुमन, ये मैरिज है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली सुप्रियो चक्रवर्ती केस ने बोला दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट अलाउड। ओके फाइन, तो यहाँ पे यही बोला गया है दैट
दैट सेम सेक्स पर्सन्स कैन नॉट मैरी। ओके, कोर्ट ने बट ये बोला है, कोर्ट ने उससे पहले वाले जजमेंट्स में ये बोला था दैट सेम सेक्स कपल टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी हरासमेंट। ठीक है, ये चीज पहले बोली गई है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो एक्चुअली में हुआ क्या है, 2014 वाले केस में कोर्ट ने यहाँ पर, दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पर बोला था कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं एज थर्ड जेंडर इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। ठीक है, 2019 में यहाँ पर नवतेज सिंह जोहर जजमेंट आई थी, जहां पे बोला गया था कि नवतेज सिंह जोहर में ये हमने कहा था कि सेम सेक्स मैरिजेस, सेम सेक्स रिलेशनशिप्स अलाउड है, सॉरी, सेम सेक्स रिलेशनशिप जो है लीगल है। मतलब आप, एक गर्ल और अदर गर्ल कैन बी in a relationship, a boy and a boy can be in relationship. That means इन्होंने सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, को रिमूव कर दिया था। सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी कहता था कि अगर आप एक हेटेरोसेक्सुअल कपल मतलब सॉरी एक होमोसेक्सुअल कपल मतलब दोनों जो सेम सेक्स कपल हैं वो आपस में रिलेशनशिप नहीं रख सकते, ये क्रिमिनल ऑफेंस है। नवतेज सिंह जोहर जजमेंट के बाद इस प्रोविजन को, इस सेक्शन को हटा दिया गया। दैट मीन्स अब होमोसेक्सुअल कपल्स रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट दिस पार्ट इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट। ठीक है, देन ये क्या कहते हैं, दैट इज इनको यहाँ पे ये भी बोला गया था, इंडिया में अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू ऑटोनॉमी, डिग्निटी, प्राइवेसी। इंडिया में अगर आप एक इंसान हो, एक आप इंडिया के सिटीजन हो, तो आपको डिग्निटी, सम्मान होना चाहिए, प्राइवेसी, आपको निजता का हक होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। एंड इसमें आपके पास ये मौलिक अधिकार है कि आप किससे शादी करना चाहते हो, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि नवतेज सिंह जोहर जजमेंट है जहाँ पे बोला गया था कि आप रिलेशनशिप में हो सकते हो एक होमोसेक्सुअल कपल के बारे में। तो यहाँ पर जो ऑथर हैं, एडिटोरियल के, वो ये कहते हैं कि अगर आप एक होमोसेक्सुअल कपल को रिलेशनशिप का राइट देते हो, जब वो दोनों लोग रिलेशनशिप में हैं, तो बहुत ऑब्वियस है कि आगे जाके उनकी जो रिलेशनशिप है वो चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप को वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदले। दैट इंक्लूड्स मैरिज, राइट, दैट इंक्लूड्स मैरिज है। ठीक है, और मैरिज इसलिए करना चाहेंगे बिकॉज मैरिज के साथ उनके पास अदर राइट्स आते हैं, जैसे कि हमारे पास है सक्सेशन मतलब क्या होना चाहिए कि फैमिली की प्रॉपर्टी जो है उस पे कैसे, फैमिली का प्रॉपर्टी, फैमिली का बिजनेस है, उस पे कैसे आप सक्सेशन करोगे, उस पे कैसे आप हक आपको मिलेगा। इनहेरिटेंस फैमिली की ज़मीन, फैमिली की जायदाद आपको कैसे मिलेगी। आप बच्चों के बारे में, आप अडॉप्शन कैसे करोगे, बच्चे कैसे आप इनहेरिट करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में बातें हैं। वो सब जब आप मैरिज करोगे उसके साथ ये राइट्स जुड़ के आएंगे। तो अगर हम होमोसेक्सुअल कपल्स को रिलेशनशिप में रहने के अलाउ कर रहे हैं बट मैरिज में नहीं आने के अलाउ कर रहे हैं, तो हम उनको ये राइट्स डिनाई कर रहे हैं। उसके बाद ऑथर ये भी कहते हैं कि इंडिया ने साइन किया है यूडीएचआर मतलब क्या हो रहा है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के बारे में बात हो रही है कि आपने एक डॉक्यूमेंट है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज है, यूडीएचआर, इंडिया उसका सिग्नेटरी है, और वहाँ पे भी इस राइट टू मैरी, एक फंडामेंटल राइट के बारे में, ह्यूमन राइट के बारे में बात कर रहा है। तो अगर हम, वही बात वो कह रहे हैं ऑथर कि अगर हम इन सब चीज़ों को नहीं दे रहे हैं, हम होमोसेक्सुअल कपल्स को मैरिज का राइट नहीं दे रहे, तो कहीं ना कहीं हम इन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। बेसिक पूरे आर्टिकल में यही बात है। ऑल्दो व्हाट द आर्टिकल इज मिसिंग इज कि आप ये भी चीज़ों को बताओ कि अगर आप जो जजमेंट दिया है वो उस जजेस ने किस बेसिस पे दिया है, जजेस की क्या अंडरस्टैंडिंग है जजमेंट की, जजेस ने क्यों ऐसा बोला है, उस चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में नहीं बताया गया है। नेक्स्ट वी आर मूविंग ऑन टू रेस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ हिमालयाज। जैसे कि हमने देखा इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड में बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स में बहुत सारे लैंडस्लाइड्स आए, बहुत सारे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, देवर वॉश्ड अवे, लैंडस्लाइड्स, मैसिव फ्लड्स आ रहे हैं। तो वो ये चीज़ दिखा रहे हैं कि हमारे जो
माउंटेन एरियाज हैं वो जितने लोगों की उनकी कैरिंग कैपेसिटी है, जितने लोगों को संभालने की उनकी क्षमता है, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है। एज अ रिजल्ट जो ये नेचुरल डिजास्टर्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, अर्थक्वेक हैं, फ्लड्स हैं, वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहे हैं। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप एक कमिटी बनाइए। ठीक है, तो हम एक कमिटी बनाइए जो डिटरमाइन करे कि उस रीजन की कैरिंग कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम कैन सस्टेनेबली सपोर्ट। ठीक है, कैन सपोर्ट हो जाएगा विदाउट कॉजिंग डिग्रेडेशन और हार्म टू इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब कि आप कितने लोगों को सपोर्ट कर सकते हो बिना अपने नेचुरल इकोसिस्टम को हार्म किए। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चला रखी हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट, ये सब हम चला रहे हैं ऑलरेडी। पर इशू यहाँ पे क्या आता है कि आप गाइडलाइंस तो लेके आ जाते हो कि अच्छा ये करना है वो करना है, बट गाइडलाइंस एनफोर्स नहीं होती हैं। दूसरा इशू क्या हो जाएगा, सेम सेट ऑफ पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैवॉक एंड डिवास्टेशन आर नाउ बीइंग मेड रिस्पॉन्सिबल इन फाइंडिंग सोल्यूशंस। क्यों, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ही है एक तरफ जो कहती है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बड़े बड़े रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट बनाएंगे, रोड चौड़ी करेंगे। ठीक है, एक तरफ आप ये सब प्रोजेक्ट्स कर रहे हो जो ऑब्वियसली इन रीजन्स को खोखला बना रहा है, इन रीजन्स में डिजास्टर्स को इन्वाइट कर रहा है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट ही खुद ही कमिटी भी बनाई जा रही है कि रीजन को प्रोटेक्ट करना है। तो वही हो जाएगा कि आप चोरी भी कर रहे हो और आप ही रिपोर्ट भी दर्ज कर रहे हो। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट एज अ चोर, बट इट्स जस्ट अ मेटाफॉर, एक मुहावरे की तरह मैंने यूज किया यहाँ पर कि सेम सेट ऑफ पीपल जो डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं उन्हीं सेम सेट ऑफ पीपल से कह रहे हैं कि आप सोल्यूशंस लेके आइए। ठीक है, यहाँ पे ये भी बात हो रही है। वो दूसरी चीज, ये पॉइंट यहाँ पे रेज इन्होंने ये किया है कि जब आप ऐसी कमिटी बनाएंगे तो आप सिर्फ उनको ये नहीं बोलेंगे कि आप उन सिटीज के बारे में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि मसूरी के बारे में बात हो रही है, तो सिर्फ आप मसूरी को आप मसूरी के बारे में आप बात नहीं करेंगे, आप पूरे इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे कि अगर एक कोई रोड है किसी छोटे से गांव से मसूरी तक जा रही है तो आप उस रोड को भी कंसिडर करेंगे अपने असेसमेंट में, ताकि 100% हर चीज को आप कंसिडर करके एक होलिस्टिक असेसमेंट कर सकें। ठीक है, थर्ड चीज ये बोल रहे हैं कि अगर आपने कमिटी बनाई है तो वो सोशल एस्पेक्ट को भी बात करे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं मसूरी में बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा होटल्स हो रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा मसूरी का टूरिज्म बंद कर दो। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फैमिली इनकम उस पर डिपेंडेंट है, बहुत सारे लोगों का जीवन उसी टूरिज्म इंडस्ट्री से चल रहा है। तो यहाँ पे आप सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उन मेजर्स का, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस इकोलॉजी के खराब होने से, दोनों चीज़ों के बारे में बात करनी है। इसलिए आप सोशल इम्पैक्ट को भी देखोगे, और सोशल इम्पैक्ट को देखना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोकल गवर्नमेंट्स को आप लेके आओ, जो आप कमिटीज बना रहे हो कि इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इकोसिस्टम को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसमें आप लोकल कम्युनिटीज को लेके आओ, आप लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज, इन सब इंस्टीट्यूशंस को लेके आओ जहाँ वो लोकल सोल्यूशंस के बारे में बात करें, ताकि टूरिज्म एज ए इंडस्ट्री भी ग्रो करे, उनकी जीवनचर्या, उनका जीवन यापन, उनका लाइवलीहुड भी चलता रहे, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, खूबसूरत बना रहे। ठीक है, ये था बेसिक क्रक्स इस आर्टिकल का। बस लास्ट के ही कुछ 3-4 आर्टिकल्स और बचे हैं, जहाँ पे ये एक आर्टिकल आ रहा है कि द असेंट बिगिंस। तो यहाँ पे गगनयान के बारे में बात हो रही है। गगनयान जो है इंडिया का फर्स्ट मैन्ड मिशन है। मैन्ड मिशन मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम 3 इंडियंस को हम स्पेस में भेजेंगे पहली बार इसरो के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने पढ़ा है राकेश शर्मा को भेजा गया था, बट वो नासा की तरफ से गए थे, यहाँ इसरो की तरफ से 3 इंडियंस को भेजने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या है, रिसेंटली इसरो ने एक टेस्ट कंडक्ट किया, फर्स्ट फेज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जब हम टेस्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 फेज होंगे, जिसमें से पहला फेज है जहाँ पे हम एयरक्राफ्ट को भेजेंगे, एक जिसमें इंसान नहीं बैठे होंगे, हम बिना इंसानों के पहले एयरक्राफ्ट को टेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर रहा है, चीज़ों को कर रहा है। तो हमने पहला जो एयरक्राफ्ट भेजा तो उसमें हमने ये ट्राई किया, इसका नाम है क्रू एस्केप मॉड्यूल, क्रू एस्केप सिस्टम। मतलब कि अगर रॉकेट सही से फायर नहीं किया या रॉकेट में कुछ दिक्कत हुई तो हम क्रू को, जो हमारे 3 लोग जा रहे हैं, उनको स्पेस में पहुंचने से पहले ही वापस बुला लें, वापस उनका जो लॉन्चर है, उनका जो
कैप्सूल है जिसमें वो बैठे हैं, वो अलग से डिटैच होके किसी ओशन में गिर जाए, जहाँ से इंडियन नेवी उनको रिकवर कर पाए, ताकि उनकी जान पे खतरा ना बने। बेसिक यही बात हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, द फ्लाइट टेस्टेड दी CES क्रूज एस्केप सिस्टम की एबिलिटी टू प्रोटेक्ट द क्रू इन केस ऑफ रॉकेट मैल फंक्शन। ठीक है, और बाकी कुछ डेटा वेटा चाहिए तो उसके लिए हमें करना है। तो ये हमारा सक्सेसफुल रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, ताकि हम 2024 तक अपने इंडियन साइंटिस्ट को स्पेस में लॉन्च कर पाए, जो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटीज को बढ़ाएगा। ठीक, अब ये वही इसराइल के ऊपर बात आ रही है, इसराइल के ऊपर बात आ रही है। इसराइल के ऊपर हर रोज 10 आर्टिकल्स आएंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। इन दी एंड कोई मंथली कंपाइलेशन से या किसी एक मैगजीन से पूरा होलिस्टिकली पढ़ लेंगे, वो ज्यादा बेटर रहेगा, रादर देन रोज 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 इस पे कुछ पढ़ना। वही फिर गाजा का ग्रोथ और इसराइल के ऊपर है, नॉट नीडेड। ये हैव अर्निंग्स ग्रोन पोस्ट पैंडेमिक, तो यहाँ पे अर्निंग्स के बारे में क्या बात हो रही है, ये कहते हैं कि जो आपकी इनकम है, जो आपकी वेज है, वो क्या सही मायने में बढ़ी है। तो क्यों सही मायने, क्यों, वो बात करें रियल इनकम के बारे में। ठीक है, रियल इनकम, रियल इनकम मतलब क्या हो रही है कि इनकम माइनस इन्फ्लेशन। समझो कि आपकी जो इनकम है वो 100 रुपए से बढ़ के 110 रुपए हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारी जो इनकम है वो 10% से ग्रो करी है। ठीक है, पर अगर महंगाई जो है 12% से ग्रो कर गई, ठीक है, महंगाई जो है वो 12% से ग्रो गई, मतलब कि जो तुम्हारा 100 रुपए में मिलने वाली दाल जो है वो आज 112 रुपए की मिल रही है। ठीक है, तो हुआ क्या कि महंगाई जो है वो हमारी इनकम से ज्यादा बढ़ रही है। एज अ रिजल्ट हम इसको बोलेंगे कि रियल इनकम जो है, असली में इनकम जो है वो कितना बढ़ी है, रियल इनकम जो है वो 10% इनकम बढ़ी, -12% इन्फ्लेशन हो गया, तो ये -2% हो गई। तो मतलब क्या है कि रियल इनकम जो है वो बढ़ने की जगह उल्टा और घट गई। क्यों घट गई, क्योंकि महंगाई हमारी इनकम से ज्यादा तेज बढ़ गई, इसलिए हमारी इनकम जो है वो कम हो गई। तो पहले हम 100 रुपए में शायद 1 किलो टमाटर खरीद लेते थे, 1 किलो दाल खरीद लेते थे, पर अब 110 रुपए इनकम है और 112 रुपए की दाल है, तो शायद हम अब 1 किलो दाल भी नहीं खरीद पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट हमारी जो है इनकम और कम हो गई है। दैट इज अबाउट रियल इनकम। तो वही बोल रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद, कोविड के बाद क्या तुम्हारी अर्निंग्स ग्रो करी हैं। ऑल्दो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज में है, तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जैसा है, वो लोग पढ़ सकते हैं। बाकी नॉर्मली इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बहुत ज़्यादा हाईली डेटा ड्रिवन आर्टिकल है, बट स्टिल फ्यू पॉइंट्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड इज कि रूरल फीमेल वर्कर्स जो हैं, रूरल फीमेल वर्कर्स जो हैं उनका LFPR पहले से 2018 में 19% था, वो बढ़ के अभी 41% हो गया, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट इनका जो शेयर है, रूरल फीमेल जो है, गांव में रहने वाली औरतें, उनका शेयर इन वेज वर्क मतलब ऐसा काम जिसके उनको पैसे मिल रहे हैं, वो शेयर पहले 22% था, अब 16% हो गया है। दैट इज कि बहुत सारी औरतें, जो ये इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये इंक्रीज हुआ है, ये जो महिलाएं हैं, मोस्टली महिलाएं ऐसे कामों में लगी हुई हैं जहाँ पे उनको कोई सैलरी ही नहीं मिल रही, कोई पैसे ही नहीं मिल रहे। फॉर एग्जाम्पल घर के काम करना, या खेतों में जाके बुड़ाई करना, ऐसे काम जिनके उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ऑल्दो वो काम तो ज़्यादा करने लग गई हैं, पर उनके पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं। ये फिर से बहुत ओवर टेक्निकल टॉपिक्स हैं, करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ है। गगनयान वाला हमने ऊपर कवर कर ही लिया है। ये पॉलिटिकल न्यूज़, ये पॉलिटिकल न्यूज़। ये 2 हेलीकॉप्टर्स के नाम हैं कि आर्मी के पास हेलीकॉप्टर्स थे, तो चीता करके हेलीकॉप्टर है, चेतक करके हेलीकॉप्टर्स है, जो कि 2027 तक सारे हेलीकॉप्टर्स को हम हटा देंगे और नए हेलीकॉप्टर्स, जिसको हम LUH जिसको हम बोलते हैं लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं, उससे हम रिप्लेस कर देंगे। कौन से हेलीकॉप्टर्स, चीता हेलीकॉप्टर और चेतक हेलीकॉप्टर। फिर ये भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है इसमें। स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स सेक्शन है पूरा। यहाँ पे एक बात आई थी, बैट जीनोम्स ये बताते हैं कि हम
कैंसर से कैसे इम्यूनिटी पा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीनोम क्या होता है। तो हमारे पास क्या होते हैं, डीएनए होता है हमारे पास। डीएनए तो पता ही है, सबके सेल्स होते हैं, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है। डीएनए जो ऐसा होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा स्पाइरल शेप का डीएनए होता है। डीएनए में होते हैं हमारे पास जीन्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, उसको हम जीन्स बोलते हैं। और इन्हीं जीन्स का जो सीक्वेंस है, किस तरह वो अरेंज होते हैं, उसी को हम जीनोम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हमारे पास डीएनए में 4 एसिड होते हैं, हम ए होता है, टी होता है, जी होता है एंड सी होता है। तो वो कैसे अरेंज होंगे, ए पहले आएगा, टी बाद में आएगा, जी आएगा, सी, मतलब वो कैसे अरेंज है, उस पूरी सीक्वेंसेस को हम जीनोम बोलते हैं। तो ए टी जी सी ऐसे जिस तरह से वो अरेंज हो जाएंगे तो उसको हम जीनोम बोलेंगे। ठीक है, अब जीनोमिक सीक्वेंसिंग क्या होती है, तो एक इंडिविजुअल में सारे जीन्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, कौन से पैटर्न में अरेंज है, उसको हम बोलते हैं जीनोमिक सीक्वेंसिंग है। ये हमको ये बताता है कि जैसे किसी को जेनेटिक डिजीजेस कैसे, सो फॉर एग्जांपल हमने मान लो किसी के ए टी सी सी जी है, या फिर किसी के ए जी सी सी टी है। तो मान लो फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ऐसे जिन लोगों में ऐसा अरेंज होता है उनको माउथ कैंसर हो जाता है। ठीक है, उनको माउथ कैंसर हमें देखने को मिला है। तो अब हम जब स्क्रीनिंग करेंगे, हम सीक्वेंसिंग करेंगे, तो हमें पता है कि जिस इंसान का भी ऐसा निकलेगा उसको शायद माउथ कैंसर हो। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, हमने आपकी जेनेटिक डिजीजेस को पहले से ही अनुमान कर लिया। अभी तक आपको भले ही हुआ नहीं है माउथ कैंसर, बट हमने प्रेडिक्ट कर लिया कि इस इंसान को माउथ कैंसर हो सकता है, तो शायद हम पहले से ही स्टेज 1 में उसको डिटेक्ट करके क्योर कर सके। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक डिजीज। फिर इससे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी निकाल सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ऐसे जीनोम वाले जो लोग होते हैं उनकी आईज जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं। ठीक है, तो हम इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जीनोमिक सीक्वेंसिंग से जान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बैट्स के बारे में बात हो रही है, तो बैट्स के बारे में कुछ कुछ इन्होंने फैक्ट्स दिए हैं जो शायद प्रीलिम्स में हमें काम आ सकते हैं। इन्होंने बोला बैट्स आर दी ओनली मैमल्स ऑन अर्थ दैट कैन मेंटेन सस्टेन फ्लाइट। सबसे पहले हमारे पास बैट्स क्या है, मैमल्स है, मैमल्स। तो हमारे पास बैट्स जो है वो चिड़िया नहीं होते हैं, बर्ड्स, बैट्स मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, बैट्स मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये ओनली मैमल्स हैं जो उड़ सकते हैं, और उड़ सकते हैं और लंबा उड़ सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, बहुत देर तक उड़ सकते हैं। ठीक है, तो दो हमने फैक्ट्स क्या बात किए कि मैमल्स होते हैं ये फर्स्ट। सेकेंड चीज क्या होता है कि सस्टेन फ्लाइट्स कर सकते हैं। फिर अब ये आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये कहते हैं कि दे रिलेटिवली प्रोटेक्टेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ डिजीजेस, इनको जल्दी डिजीजेस नहीं होते। थर्ड फैक्ट क्या होता है कि प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीजेस। ठीक है, और ये कहते हैं दे हैव अ यूनिक एबिलिटी इन इकोलोकेशन, इकोलोकेशन वेयर बाय दे यूज साउंड टू नेविगेट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, फोर्थ इनका प्रॉपर्टी क्या, इको लोकेशन। अभी देखो समझते हैं इको लोकेशन क्या होता है। तो इको लोकेशन में जब हम बात करते हैं, तो इको लोकेशन में मान लो ये हमारा बैट है। ठीक है, बैट है, यहाँ पे इसका खाना है, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये आवाज निकालेगा, हू करके आवाज निकालेगा। तो ये आवाज जो है ना जा रही है, दूर दूर तक जा रही है, दूर दूर तक, बट यहाँ पे क्या हुआ ना, ये आवाज फूड से टकरा गई। ठीक है, ये आवाज जो है, ये आवाज आई और ये फूड से टकरा गई। अब ये फूड से टकरा के वापस इसके पास चली जाएगी। ठीक है, बाकी आवाज है यहाँ पे, तो ये समझ जाएगा कि अच्छा देखो आवाज, ये वाली आवाज जो है वो वापस आ गई, यहाँ वाली जो आवाज है वो वापस आ गई, बाकी कोई आवाज वापस नहीं। तो यहाँ समझ जाएगा कि अच्छा ये हमारा जो फूड है वो यहाँ पे, तो यानी कि ये फूड ढूंढने के लिए इको लोकेशन, इको मतलब गूंजना, आवाज यहाँ से वापस आके गूंजी इसको, तो इसने इस गूंज से पता कर लिया कि मेरा फूड किस डायरेक्शन में, तो यहाँ से उड़ेगा उड़ेगा इस डायरेक्शन में आएगा और ये अपने फूड तक पहुंच जाएगा। दैट इज इको लोकेशन। ठीक, फिर वो कहते हैं कि बैट्स जो होते हैं, हमने ये भी देखा है कि हमने फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक बैट है कि बैट जो है वो बहुत सारे डिजीजेस के रिजर्वॉयर बन जाते हैं, बहुत सारे डिजीज के फेस बन जाते हैं, जैसे हमने देखा था कोरोना वायरस, इबोला, ठीक है, बट खुद इन्फेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसका रीजन इन्होंने इस पैराग्राफ में दिया है। ऐसे क्यों है कि ये बहुत सारे डिजीजेस को तो कैरी कर सकते हैं बट खुद इन्फेक्ट क्यों नहीं होते। हमने देखा गया कि बैट्स जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छा उनका इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी बॉडी में वायरस है वो घुस तो जाता है पर इनको इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और जब इनकी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी है, एज अ रिजल्ट जो वायरस होता है वो फाइट करता है बहुत ज़्यादा इनके इम्यून सिस्टम से। एज अ रिजल्ट जो वायरस है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही हैं कि ये खुद इतनी इम्यूनिटी इनकी स्ट्रांग है, और जनरेशन ओवर जनरेशन जैसे जैसे नई नई पीढ़ियाँ आती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी जो इम्यूनिटी है वो और स्ट्रांग होती जाती है, और स्ट्रांग होती जाती है, जिसको हमने बोला है पॉजिटिव सिलेक्शन। पॉजिटिव सिलेक्शन मतलब अच्छी चीज़ों का नेक्स्ट जनरेशन में और ज़्यादा
स्ट्रांग हो जाना और ज़्यादा इवॉल्व हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अच्छी अच्छी जो इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है जनरेशन टू जनरेशन। एज अ रिजल्ट क्या होता है, दो चीज़ें हो रही है कि ये लोग खुद इन्फेक्ट नहीं होते और वायरस इनकी स्ट्रांग इम्यूनिटी से लड़ते लड़ते और ज़्यादा आधुनिक हो जाता है और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। इसीलिए जो वायरस बैट्स कैरी कर रहे हैं वो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, डेडली हो जाएगा, मेक्स दीज वायरसेस डेडली इन ह्यूमंस। तो दो चीज़ें हो रही है कि बैट्स इन्फेक्ट नहीं हो रहे हैं लेकिन जो वायरसेस ये लोग कैरी कर रहे हैं वो ज़्यादा इन्फेक्ट हो रहे हैं। छठी हमने एक और कैरेक्टरिस्टिक्स हम बैट्स के बारे में देख सकते हैं कि बैट्स कैन हार्बर ऑल टाइप्स ऑफ वायरसेस। तो ये जब प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आएगा तो लगेगा यार ये तो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बट ये फैक्ट है कि बैट्स हर तरह का वायरस कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा बैट्स के बारे में। लास्ट आर्टिकल फॉर द डे, यहाँ पे ये बोल रहे हैं द स्काई इज ब्लू बिकॉज एयर मॉलिक्यूल्स स्कैटर लाइट। तो स्काई हमें नीला क्यों दिखता है, तो नीला इसलिए दिखता है कि हमारा जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो लाइट को इधर उधर चारों दिशाओं में फेंकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चारों दिशाओं में फेंकने की कोशिश करते हैं। और सिंपल इन्होंने बोला है कि जैसे हम बात करते हैं, हमने याद करते हैं विबग्योर, विबग्योर। ठीक है, तो रेड जो होता है इसकी वेवलेंथ जो है, वेवलेंथ वो मैक्सिमम होती है, वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट ये दूर तक दिखेगा। ठीक है, दूर तक दिखेगा, दूर तक दिखेगा। वेयरएज जो वायलेट और इंडिगो जो ब्लू के शेड्स हैं वो उनकी वेवलेंथ सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है इनकी। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ये बहुत कम दूरी तक दिखते हैं, बहुत कम दूरी तक दिखते हैं। मान लो ऐसा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना तो विबग्योर जो है, वी आई जो है वो यहीं तक जा पाएगा, लेकिन जो रेड है वो शायद यहाँ तक पहुंच जाएगा। एज अ रिजल्ट जब यहीं पे आके वी आई रुक गया तो अब ये छितर बितर हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, इधर उधर फैलेगा, पूरे में फैलेगा। एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो कलर सबसे ज्यादा फैल रहा है वही कलर हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है। एज अ रिजल्ट जो हमारी स्काई है वो क्या हो जाएगी, ब्लू हो जाएगी। ठीक, दूसरे इफेक्ट के बारे में बात करें, फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब किसी चीज का चमकना। जैसे मतलब हम बात करते हैं ना, जैसे हमने कभी लाइट बंद की और ऑरेंज लाइट चमक रही है तो उस चमकने को हम फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे जुगनू जो होते हैं वो फ्लोरोसेंस दिखाते हैं, या इस तरह फ्लोरोसेंस मतलब चमकना हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरोसेंस क्यों होती है, ये भी प्रीलिम्स का बहुत अच्छा स्टेटमेंट बन सकता है। फ्लोरोसेंस कब होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसने बहुत सारी लाइट अब्जॉर्ब की और उसने कम लाइट को रिफ्लेक्ट बैक किया। इसीलिए अब देखो, जैसे हमने ऊपर विबग्योर के बारे में बात किया था, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि विबग्योर है तो इसमें वेवलेंथ का ये सीन था कि वी आई की सबसे स्मॉलेस्ट वेवलेंथ थी और आर की सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ। जब हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं एनर्जी बिल्कुल उल्टा होती है। ठीक है, तो विबग्योर की हाईएस्ट एनर्जी है, मतलब वी आई की हाईएस्ट एनर्जी है और आर की लोएस्ट एनर्जी होती है। ठीक है, ये याद रख सकते हैं हम, ये भी प्रीलिम्स में आ सकता है। ठीक है, लोएस्ट एनर्जी हो सकती है। तो वो कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट अब्जॉर्ब सम लाइट ऑफ हायर एनर्जी, ठीक है, उसने हाई एनर्जी की लाइट को अब्जॉर्ब किया, जैसे कि ब्लू लाइट को अब्जॉर्ब किया, बट वो रिलीज कर रहा है लोअर एनर्जी की लाइट को, जैसे कि रेड कलर की लाइट को, तो इसको हम कहते हैं फ्लोरोसेंस। कि आपने अब्जॉर्ब किया बहुत हाई एनर्जी की लाइट को बट आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो लो एनर्जी की लाइट को। उसमें होगा क्या, ऐसे समझते हैं कि ये मान लो एक लाइट का सोर्स है, सन है, इसने 10 यूनिट लाइट दिया। ये हमारे पास ये बेसिक केमिस्ट्री का मॉडल है। यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स की ये शेल्स होती है, एनर्जी शेल्स होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन E1 है, इसने 10 यूनिट लाइट आ रही थी, इसमें से इसने 5 यूनिट लाइट एब्जॉर्ब कर ली, ये हाई एनर्जी पे पहुंच गया। ठीक है, अब क्या होगा कि 5 यूनिट तो इसने खुद खा ली ना, तो अब सिर्फ 5 यूनिट लाइट बची, तो इसने अब्जॉर्ब किया क्या, बहुत हाई एनर्जी 10 यूनिट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब किया, लेकिन जब रिलीज कर रहा है तो सिर्फ बचा हुआ ही रिलीज करेगा, बचा कितना, 5 यूनिट ऑफ एनर्जी बचा। एज अ रिजल्ट इसने बहुत हाई एनर्जी की लाइट अब्जॉर्ब किया बट बहुत लो एनर्जी की लाइट को एमिट किया। इसी को हम बेसिकली फ्लोरोसेंस कहते हैं। ठीक, अब इस फ्लोरोसेंस का रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का। इन्होंने क्या बोला, एक फ्लोरोसेंट लैम्प की तरह एक चीज होती है फ्लोरोसेंट लैम्प। फ्लोरोसेंट लैम्प क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रिकल एक चीज को यूज करता है जहाँ से जिससे यूवी लाइट निकलती है। यूवी लाइट एक बहुत ही हाई एनर्जी की लाइट होती है, यूवी लाइट बहुत हाई एनर्जी की लाइट होती है। तो हाई एनर्जी लाइट को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं, हाई एनर्जी लाइट, यहाँ पे हम यूवी लाइट लिख सकते हैं। ठीक है, यूवी लाइट को बहुत एक एनर्जी के ऑब्जेक्ट के ऊपर डालते हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ी सी एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेगा और लो एनर्जी वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, जो बची कुची लो एनर्जी वाली लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने यूवी तो दी थी उसके पास, थोड़ा वो एनर्जी खा गया, बाकी बची जो कम एनर्जी है उसको उसने एमिट कर दिया और बाकी बची हुई कम एनर्जी क्या हो गई, ये हो गई विजिबल लाइट।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमारे पास हमने यूवी लाइट है, यूवी लाइट जो है वो शायद दिखती नहीं है आपको, यूवी लाइट बम्बार्ड की, सन से आ रही है यूवी लाइट, या कहीं से भी आ रही है, वो बम्बार्ड करके हमने बल्ब जला दिया। तो आप ऐसे समझ लो कि ये एक एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will be doing some more current affairs on a daily basis, and happy learning, happy studying.